शहबाज गिल साहब को इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है। ये इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उनके बहुत ही करीब होते थे। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब इमरान खान साहब दफ्तर से बाहर निकलते हैं या दफ्तर के अंदर जाते हैं या बनी गाला में आते हैं या बनी गाला से कहीं जाते हैं तो शहबाज गिल साहब उनके साथ होते थे। बल्कि बनी गाला में जो मीटिंग्स जितनी भी होती थी और गेट पे जो कहना होता था कि ये फ़लाँ साहब आएंगे, फ़लाँ साहब चले जाएंगे, फ़लाँ साहब को नहीं दाखिल होने देना, इन सब का फ़ैसला भी शहबाज गिल साहब करते थे। शहबाज गिल साहब की मसरूफियात और उनकी गुफ्तगू आप टेलीविज़न चैनल्स पे आप मुलाज़ा करते रहते थे। इनके अंदर एक ख़ास किस्म का एग्रेशन था, एक ख़ास किस्म की नफ़रत जिसको कहते हैं वो थी। ये एंकर्स के गले पड़ जाते थे। आपने बेशुमार क्लिप्स इनके देखे होंगे जहाँ पर जिस भी एंकर ने कभी बात करने की कोशिश की इनके सामने या कोई इख्तलाफ राय का उन्होंने अपना हक इस्तेमाल करने की कोशिश की तो शहबाज गिल साहब ने उसे गले से पकड़ लिया। बस आप यही समझिए, ज़ुबानी कलामी गले से पकड़ लिए। और उसके बाद ये डिक्टेट भी करते थे। मुझे याद है कि एक वक्त था कि जो एयरवाई ज़ाहिर है उसको पीटीआई का चैनल कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, वहाँ पे काशिफ अब्बासी साहब का शो था और काशिफ अब्बासी साहब एक न्यूट्रल मैं उनको एंकर कह सकता हूँ कि वो किसी की साइड नहीं लेते और एयरवे में रह के भी उन्होंने एक न्यूट्रल शो की बुनियाद रखी और न्यूट्रल शो चलाते रहे। बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे शहबाज गिल साहब ने आना था और शहबाज गिल साहब ने जो उनके साथ किया था, आप ये भी क्लिप आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए कि उस पर जो रिएक्शन है उनका अब्बासी साहब का वो भी आपके सामने है। उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अपना चैनल है उनके साथ शहबाज गिल साहब क्या करते होते थे। सेम इसी तरह एक बार हमने उनको बुलवाया तो नीचे गाड़ी में बैठ कर उन्होंने कहा कि जो दूसरा मेहमान है जब तक वो वहाँ से ऊपर से नीचे नहीं उतरेगा मैं अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आऊँगा। और अल्टीमेटली हमने शहबाज गिल साहब से कहा कि ठीक है सर, आप घर चले जाएँ, फिर जो मेहमान हमारा बैठा हुआ है हम उसको तो नहीं आपके लिए उठा सकते। यानी इतनी रौनत और इतना तकब्बर था और इस तकब्बर और इस रौनत को ज़ाहिर बर्दाश्त करते रहे, चैनल्स भी बर्दाश्त करते रहे, पीटीआई के अपने एमएनएस और सेनेटर्स भी इसको बर्दाश्त करते रहे और जो इमरान खान साहब की फैमिली है वो भी इसको बर्दाश्त करती रही। लेकिन शहबाज गिल साहब जो ना आहिस्ता 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 आगे बढ़ते चले गए। उनका ख्याल ये था कि ये सारा मुल्क की हलवा है, लिहाजा कोई इशू नहीं। अगर मैंने इमरान खान साहब को काबू कर लिया है, अगर मैंने उनके मुलाजमीन को काबू कर लिया है, अगर जो पार्टी के लोग हैं मैं फ़ैसला करता हूँ कि किसने अंदर आना है किसने बाहर जाना है, वो मैंने काबू कर लिया है। मैं मीडिया को डील में अब कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि किसने किसके शो में जाना है और किसने किसके शो से बाइकाट कर देना है। मैं टेलीविज़न चैनल्स को बता रहा हूँ कि मैं जब भी आऊँगा 101 आऊँगा और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहता। जब वो उन्होंने ये देख लिया कि मैं एंकर्स के साथ मैनिपुलेट कर लेता हूँ, मैं चैनल्स के साथ मैनिपुलेट कर लेता हूँ, मैं इश्तिहार देना और इश्तिहार वापस रखना बंद करना, मैं इसमें हावी हो गया हूँ, ये भी मेरे दस्तरस में आ गया हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि अब कोई इशू नहीं है, मैं अगर स्टेट से भी टकरा जाऊँगा तो मसला कोई नहीं होगा, स्टेट भी मेरी तरफ से कोई रिएक्शन मेरी तरफ रिएक्शन नहीं जाहिर करेगी। तो आहिस्ता 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 वो बढ़ते चले गए। मैं देख रहा था कि वो बदतदरीज आहिस्ता 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 रेड लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद मेरी तरह और भी लोग होंगे जो देख रहे हों कि बस ये अब इनका पाँव इस माइन पे आया ही आया, अब ये ब्लास्ट होगी ही होगी। और शायद इदारे भी महसूस कर रहे हों कि इनको थोड़ा सा और चंद इंच और आगे गार के अंदर आ जाने दें ताकि इनको फिर वहाँ से पकड़ा जाए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और उनका ख्याल ये था कि ये जो स्टेट पीछे हट रही है ये मुझसे डर रही है और इसी एक कॉन्फिडेंस के अंदर ये कल वो कर बैठे जो इनको नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है एआरवाई को भी ये नहीं करना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी राय पाकिस्तान का मुसलमा असूल है, हमारे आइन का हिस्सा है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और कोई शख्स कोई इदारा आपको राय से नहीं रोक सकता। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप आगे हाथ बढ़ा के मेरी नाक तोड़ दें या ये कहें कि मुझे क्योंकि आपकी नाक अच्छी नहीं लगती लिहाजा मैं इसको 1 इंच छोटा करना चाहता हूँ। इसका कतई ये मतलब नहीं। और इस आज़ादी राय का कतई ये भी मतलब नहीं है कि आप इदारों के अंदर फूट डालना शुरू कर दें, क्योंकि इससे पहले पंजाब में भी शहबाज साहब ने यही किया था। वहाँ पे ये वज़ीर आला के आपको पता होगा कि मशीर होते थे और वहाँ से इनको फ़ारिग किया गया था और इमरान खान साहब ने खुद फ़ारिग किया था क्योंकि वहाँ पे भी इस किस्म की फूट डाल दी थी इन्होंने और ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ काम करने से और वुज़रा ने काम करने से इनकार कर दिया था और अल्टीमेटली इमरान खान साहब को वहाँ से इन्हें यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा और यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ आहिस्ता 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 ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हो गए। शायद इमरान खान साहब की ट्वीट्स करते होते थे या जो एक काम जो बहुत बड़ा इन्होंने किया था जिससे इमरान खान साहब इनसे बहुत ज़्यादा खुश थे वो थे जब जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र था आईएसआई से पेशावर कोर में। आपको याद होगा ये अक्टूबर 2021 का इशू है। आपको याद होगा
कि उस वक्त गवर्नमेंट और फौज के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो गए थे। फौज ये चाह रही थी कि जनरल फैज़ हमीद जल्द से जल्द पेशावर कोर को जाके हेड करें और इनको रिलीव कर दिया जाए ISI से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे थे। और अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आर्मी चीफ ने क्लियरली कह दिया कि अगर ये मेरा ऑर्डर नहीं माना जाएगा तो कल से मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से खुद कहा कि मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा अगर ये मेरा ऑर्डर आज इंप्लीमेंट नहीं होता। तो इतना ज़्यादा डेडलॉक पैदा हो गया और उसके बाद जब इख्तलाफ ज़्यादा हो गए और जनरल बाजवा साहब वापस चले गए तो इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के घर गए थे। घर जाके उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम मामलात को आगे बढ़ाते हैं, आप जनरल फैज़ हमीद साहब का तबादला कर दें और इनको बेशक आप पेशावर भिजवा दें, मुझे अब कोई एतराज़ नहीं, और नया DC जो है आप तैनात कर दें। जब गवर्नमेंट ने 2 नाम दिए थे तो उन नामों के बाद शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट आई थी, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, और इनकी ये ट्वीट जो है उसने खासा एक बहरान पैदा कर दिया था। और अल्टीमेटली ये इशू सॉल्व कहाँ पे हुआ? ये इशू सॉल्व हुआ इंटरव्यूज़ की बुनियाद पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मौका दे दिया गया था कि आपके पास 2 ऑफिसर या 3 ऑफिसर्स भिजवा देते हैं हम, और उनमें से इंटरव्यूज़ करके आप किसी एक को तैनात कर दें DGISI, नया DGISI। तो शहबाज गिल साहब ने उस वक्त एक ऐसा रोल प्ले किया था जिसकी वजह से खासा बहरान पैदा हो गया था, और उस बहरान का नतीजा ये निकला कि स्टेट इनके खिलाफ हो गई और या उनका दिल दुख गया इनसे, और ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हो गया, क्योंकि इस किस्म की ट्वीट करने के लिए उस वक्त इमरान खान साहब के पास कोई शख्स मौजूद नहीं था जो ये इतना बड़ा खुदकुश हमला करता, क्योंकि उस वक्त जो एक टेंस किस्म की सूरत हाल थी वो पूरे पाकिस्तान को पता थी, सारे जानते थे, और जो सियासतदान उन सबको पता था कि अगर हमने इस किस्म का कोई बयान दे दिया या हमने इस किस्म की ट्वीट कर दी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन ये खुदकुश हमला जो था वो शहबाज गिल साहब ने खुद कर दिया, और उसके बाद ज़ाहिर जो बहरान हुआ वो भी आपके सामने है। अब शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सी इनकी जो बैकग्राउंड है वो भी आपके सामने रखता चलूँ। शहबाज गिल साहब अमेरिका में होते थे, वहाँ ये कहते हैं कि मैं पढ़ाता भी था, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा नहीं होता कि ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाते होंगे। इनका दावा है कि ये पढ़ाते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपनी बेगम के नाम से एक गिल एंड घुमन नाम से एक कंपनी बनाई है जिसके एसेट्स को बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये वहाँ पे जो जॉब करते थे वहाँ पे हैंड टू माउथ है, इनके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता था। बल्कि इनके जो पार्टनर हैं उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया था, फिर उनकी बल्कि एक ऑडियो भी उन्होंने अपनी भेजी थी जिसमें उन्होंने डिटेल से बताया था कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो इतने गरीब होते थे कि जब वो दुबई जाते थे तो वहाँ पे वो फेसबुक पे लगा देते थे कि मैं दुबई आ गया हूँ और अगर किसी के पास जगह हो तो मुझे अपने पास ठहरा ले। और इनके अपने अकाउंट्स में $200-300-400 से ज़्यादा रकम नहीं होती थी, लेकिन जब ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो इन्होंने जो अपने एसेट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए उसमें 14 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और 14 करोड़ रुपए की रकम और बाकी चीज़ें इन्होंने लिखी, जिसमें इनके जो पार्टनर थे उनका कहना था मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनके पास इतने पैसे इतनी जल्दी कैसे आ गए। अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी जो ऑडियो है जो उनके पार्टनर की वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें वो बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें बता रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है इन सब का। वही अमेरिका में किसी साहब के घर एक डिनर था जिसमें असद उमर साहब भी थे और मोहित पीरज़ादा साहब जो हमारे एंकर दोस्त हैं वो भी थे। तो ये मोहित पीरज़ादा साहब के साथ इनका कोई कांटेक्ट, इनका कोई रिलेशन था और मोहित पीरज़ादा साहब ने इनको असद उमर साहब के साथ मिला दिया। वहाँ पे फिर ये इनके साथ बातचीत हुई और इस तरह ये PTI के साथ शामिल होकर ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उसके बाद आहिस्ता 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 ये इमरान खान साहब के बिल्कुल करीब पहुँच गए। पहली बात तो ये है कि ये जो इनका बैकग्राउंड है इसका कतन ये हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये हर शख्स का हक है कि वो पाकिस्तान से बाहर रह के भी काम कर सकता है और वो पाकिस्तान के अंदर आके भी काम कर सकता है, और अगर वो किसी पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर बनना चाहता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हर स्टेट की कुछ रेड लाइन्स होती हैं और उन रेड लाइन्स को कोई भी शख्स उस स्टेट के अंदर रह के वायलेट नहीं कर सकता। मसलन अमेरिका के अंदर जहाँ पे शहबाज गिल साहब रहते हैं वहाँ पे आप आर्मी से रिलेटेड बात करके दिखाएं, आप ज़रा बात करें वहाँ पे, या वहाँ की जो रेड लाइन्स हैं उनको ज़रा टच करके दिखाएं आप। वो ऐसा पैक करते हैं बंदे को कि उसके बाद उसकी शक्ल तक किसी जगह नज़र नहीं आते। आप इसी तरह इंग्लैंड के अंदर आप उनकी रेड लाइन्स हैं, आप ज़रा टच करें उनको रेड लाइन्स को और फिर उसके बाद देखें कि आपके साथ होता क्या है। इंडिया के अंदर आप रेड लाइन्स को टच करके देखें जो बड़े बड़े चैंपियंस हैं आज़ादी राय के, वहाँ पर भी कोई रेड लाइन्स है जिनको कोई शख्स हाथ नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो उसके साथ फिर वो सलूक होगा जो स्टेट चाहती है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि PTI ने जो नैरेटिव बनाया था अल्टीमेटली ये होना ही होना था इनके साथ कि आप आहिस्ता 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 जो आपको ढील मिल रही है उसको आप खींचते चले जा रहे हैं, उसको कम करते चले जा रहे हैं।
और जब आप ढील को इतना कम कर देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली रस्सी खत्म हो जाएगी। तो ये जो खींचते रहे हैं खींचते रहे खींचते रहे हैं, अब ये उस लेवल पर पहुंच गए हुए हैं कि अब उस रस्सी के अंदर गुंजाइश नहीं है, लिहाजा अब वो रस्सी इनके गिर्द कसना शुरू हो गई। आज ये शहबाज गिल साहब हैं, आप जहन में रखिएगा कि इसके बाद लाइन लग जाएगी ऐसे लोगों की। जो भी शख्स बोलेगा, जो भी शख्स रेड लाइंस को टच करेगा, उसके साथ यही सलूक होगा। और सिर्फ सियासी वर्कर्स नहीं, उसमें जो जर्नलिस्ट है उसके साथ भी होगा, जो ब्यूरोक्रेट है उसके साथ भी होगा, जो ब्लॉगर है उसके साथ भी ही सलूक होगा। और इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो भी अगर इस किस्म की हरकत करेगा, या कोई टेलीविजन होस्ट जो है वो इस किस्म की हरकत करेगा, तो उसके साथ यही होगा। क्योंकि स्टेट ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। यानी आपने टेलीविजन चैनल पे बैठ के ये कह दिया कि जो आपके बॉसेस कह रहे हैं आप उन ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दें। भाई एक इदारा है, इदारे के अंदर ये कैसे मुमकिन है, मुझे ये बताइए। कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मतलब शहबाज गिल साहब की अपनी कंपनी हो, हम आप कह रहे थे आपकी अपनी कंपनी है, और कोई शख्स बाहर से ये कहे कि जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं आप उसे मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आप क्या करें? क्या आप बर्दाश्त करेंगे उसको? तो जब आप अपनी कंपनी में ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, या फिर एक और मिसाल देते हैं कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी है पीटीआई, और इमरान खान साहब ये कह दें महमूद खान को कि आपने अमेरिकन एम्बेसडर को रेड कारपेट रिसेप्शन नहीं देना, आपने उनसे 36 गाड़ियां नहीं लेनी, और अगर महमूद खान इसके बावजूद रेड कारपेट रिसेप्शन दे देता है अमरीकी सफ़ीर को और उनसे 36 गाड़ियों की चाबी भी ले लेता है, तो क्या उसे उस पार्टी में रहना चाहिए? क्या इमरान खान साहब इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे? या कोई शख्स इमरान खान साहब के बिहाफ पे, या कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे पीटीआई के अंदर कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं आप उससे मानने से इनकार कर दें, तो इमरान खान साहब या पार्टी क्या फील करेगी? पार्टी डेफिनेटली बुरा महसूस करेगी। जब पार्टी के अंदर ये हो सकता है, जब एक कंपनी के अंदर हो सकता है, जब खानदान के अंदर ऐसा हो सकता है, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा है वो आपको क्यों बर्दाश्त करेगा? लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि वो बर्दाश्त की हदें, क्योंकि ये सब लोग क्रॉस कर गए थे और अल्टीमेटली इनके साथ होना ही था जो हो गया और जो हो रहा है। पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से शहबाज गिल साहब के कुछ हकूक हैं, मैं चाहूँगा कि उन हकूक को भी इंश्योर करना चाहिए। मसलन अगर उनके खिलाफ दफात लगी हैं या उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो उनको कल कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए ताकि एक फर्दर कार्रवाई हो, बजाय इसके कि आप उनको मसलसल हिरासत में रखें। ये उनके साथ ज्यादती, ये नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कोर्ट्स के अंदर जो इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो स्टेट को साबित करने चाहिए, और वाकई अगर उनके अंदर जान है तो फिर शहबाज गिल साहब को सजा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल को शहबाज गिल साहब को रिहा कर दिया जाए बाइज्जत तरीके से, और वो लोग जो ये समझते हैं स्टेट के साथ ज्यादती हुई वो अपना मुंह छुपाते फिरें। ये नहीं होने, और ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर शहबाज गिल साहब बेगुनाह हैं और उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की और उनकी आवाज़ में किसी और ने एयरवाई पे ये सब कुछ कह दिया है तो उनको सज़ा हो जाए, फिर उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। और आखिर में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब को आप जानते हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़िक्रा कहा था, मैं उसको थोड़ा सा ट्रिम करूँगा बाद में। उसमें उन्होंने कहा कि एक अरबी मुसलमान मुझसे मिला और उसने मुझसे कहा कि भाई हम भी हैं लेकिन हिंदुस्तान कुछ ज़्यादा ही बावले हो गए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी राय के दाई हम भी हैं लेकिन आप पता नहीं क्या कर रहे हैं।